वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस को। आलम रिसर्च के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सो बेसिकली अभी तक जो मैं आपके साथ रिसर्च के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली पेपर 2 एजुकेशन। आज मैं फोकस कर रही हूँ पेपर 1 के रिसर्च के क्वेश्चंस पे। तो आप अंतर कर पाएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस में क्या अंतर है, किस तरह का नेचर है दोनों के क्वेश्चंस का। बेसिकली अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर पेपर 1 में जो क्वेश्चन आता है सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और मोस्टली फैक्चुअल या बहुत ही वन लाइनर टाइप का रहता है। और वहीं जब पेपर 2 में रिसर्च का क्वेश्चन आता है वो कंसेप्ट बेस्ड रहता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और अगर आपने पेपर 1 में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। और गाइज, वो हिंदी वाला जो आप बता रहे हैं वो मैं जल्दी ही आगे के वीडियोस में कर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। तो अनुसंधान प्रक्रिया में पहला कदम कौन सा होता है? टू एक्सप्लोर या सर्वे या आइडेंटिफिकेशन या सोल्यूशन। तो हम पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि चीजों को एक्सप्लोर करना, खोजना या सर्वे कर लेना या पहचान करना किस किस चीज में हम काम करना चाहते हैं या समस्या का समाधान खोजना। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा? तो आपको बस एक ही चीज से यहाँ पे आंसर क्लियर हो रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हाइपोथेसिस। एक परिकल्पना क्या होती है? एक कोई लॉ होता है या कैनन होता है या पोस्टुलेट होता है या सपोजिशन होता है। तो यहाँ पे लॉ का मतलब है कोई नियम है, तो नियम तो नहीं होती है कोई परिकल्पना। और पोस्टुलेट का मतलब होता है कि स्वयं सिद्धि, यानी कि अपने आप सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होता है। सपोजिशन का मतलब होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है और उसी अनुमान के आधार पे हम उसको टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि सपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेट। यानी कि रिसर्चर ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जिसको मैनिपुलेट कर सकता है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रोनियस और रेस्पॉन्स। यानी कि स्वतंत्र चर, बाह्य चर और डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर। अब किसको जो रिसर्चर है वो हेर फेर करता है, मैनिपुलेट करता है। ऐसे समझ लीजिए कि ये है सूरज और इस सूरज की रोशनी से आपकी जो कह सकते हैं स्टडी कितनी अच्छी हो रही है सूरज की रोशनी में बैठने से। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं। ये देखने के लिए अब मैं क्या करूंगी कि सूरज की रोशनी में 4 घंटे बिठाऊंगी, कभी 2 आवर्स बिठाऊंगी, कभी 4 आवर्स, कभी 5 आवर्स। तो डेली में क्या देखूंगी कि सनलाइट में स्टडी करने से आपकी स्टडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सन की जो लाइट है वो इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा रिसर्चर क्या करके देखता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम ज्यादा यानी कि उसको मैनिपुलेट करके देख के रिजल्ट निकालता है। सो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। जो लेवल है 4 मेजरमेंट के, तो सबको पता है इसका आंसर। नॉमिनल, नॉमिनल के बाद आता है ऑर्डिनल, ऑर्डिन सबसे एंड में आता है रेशियो। तो नॉमिनल एंड आपका ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। यानी कि सबसे पहले हम नामितीय नाम के अनुसार लगाते हैं, फिर क्रम के अनुसार, फिर अंतराल के अनुसार और सबसे अनुपात के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इशू पॉसिबल। किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों को व्यापक स्पेक्ट्रम यानी हम बहुत ही व्यापक तरीके से रख सकते हैं। तो सिंपोजियम संगोष्ठी होता है, रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है, तो हम कॉन्फ्रेंस में अपने विचारों को रख सकते हैं बड़े लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the extent to which an instrument measures a characteristic that cannot be directly observed is assumed to exist। जिस हद तक एक साधन एक ऐसी विशेषताओं को मापता है जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता है, तो ये किस तरह की वैलिडिटी होगी? फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी या कंटेंट वैलिडिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाई इन द फैक्ट। तो सहसंबंध जो गुणांक है उसका क्या महत्व है? सो इसका जो सही आंसर होगा, इट अलाउ वन टू डिटरमाइन द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस
सर्व द पर्पज ऑफ। तो संदर्भ का यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है? सो बेसिकली संदर्भ, या हम कोई रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस जो है वो गिविंग ऑर्नामेंटल वैल्यू टू द रिसर्च। तो जब हमने कोई रेफरेंस दे दिया, जैसे हम भी ना किसी का रेफरेंस दे देते हैं कि मैंने ना ये वाली बुक पढ़ी है, तो सामने वाले को ये लगता है कि अगर ये डेफिनेशन मैंने इस किताब से लिखी है, इस राइटर ने इस चीज को ऑथेंटिकेशन दिया है, तो दैट मीन्स ये बात ज्यादा सही है। तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है उस चीज को। तो रेफरेंस आपकी रिसर्च को एक तरीके से ऑथेंटिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गाइस कह सकते हैं विवादित प्रश्न है, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन इसके बस आसान आ गए हैं थोड़े से ना। जैसे स्लो वॉल सैम्पलिंग है तो ये तो सीधा सीधा पता है आपको कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो वैसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे हमेशा विवाद रहता है कि ये क्या है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत और जो साधारण यादृच्छिकरण तरीका होता है, ये दोनों जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया। तो यहाँ पे कौन सा टूल हम यूज करेंगे? तो एक शोधकर्ता ये देखना चाहता है किसी भी शहरी क्षेत्र में राजनीतिक दल की क्या संभावना हो सकती है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्वेश्चन आयर या प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे और उसमें प्रश्नों के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमिनार। तो इसमें सेमिनार की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो सेमिनार सबको पता होगा कि काफी बड़े लेवल पे होता है, और यहाँ पर क्या रहता है कि सभी लोग मिलते हैं, अपनी चीजों को बताते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। यस, डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर एंड बी, ये इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए बी डी सही होगा। तो सेमिनार में हम एकेडमिक, जो भी हमारा एकेडमिक रहता है, प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, और यहाँ पे हम स्किल्स जो पर्सन होते हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीसिस फिगर्स एंड टेबल आर इंक्लूडेड। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक किसी थीसिस में कहाँ पे दी होती हैं? तो ये अपेंडिक्स में दी होती हैं, अपशिष्ट जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर एलिमेंट ऑफ डिजर्टेशन। तो शोध प्रबंध का मुख्य तत्व क्या है? तो सबको पता है गाइस, बहुत आसान है इसका आंसर। तो यहाँ पे डिजर्टेशन में एक तो इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, लिटरेचर रिव्यू, संबंधित साहित्य की समीक्षा, शोध की मेथोडोलॉजी एंड डिस्कशन और कंक्लूजन। ये जो 5 मुख्य तत्व होते हैं वो हर शोध प्रबंध में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन एज पर मॉडर्न लैंग्वेज एमएलए। तो एमएलए फॉर्मेट में हम किसको यहाँ पर लिखेंगे? तो वैसे तो एमपीए फॉर्मेट चलता है, एपीए फॉर्मेट चलता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मॉडर्न लैंग्वेज। बेसिकली जो लैंग्वेज के जो थीसिस वगैरह रहते हैं वहां पे रेफरेंसेस हम एमएलए फॉर्मेट में लिखते हैं। तो एमएलए फॉर्मेट को हम किस में लिखेंगे? सो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसी तरह से एमएलए फॉर्मेट में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशॉप जो कार्यशाला होती है वो किस पे फोकस करती है? तो बेसिकली वर्कशॉप क्या, एक प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सिखाने के लिए। तो एक ये इंटेंसिव ब्रीफ यानी कि बहुत ही इंटेंसिव पर्टिकुलर एक कोर्स होता है छोटे ग्रुप में, जिसमें हम किसी चीज को सिखाते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो वहां पे फोकस किया जाता है कि ये चीज, जैसे प्रैक्टिकल होते थे पहले 3-3 4-4 दिन तक, तो उसमें चीजों को सिखाया जाता है, या कोई चीज आपको क्रिएटिव चीज बनानी सिखाई जा रही है तो उसके लिए भी आपको वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग एरर डिस्क्रीज विद द। अगर हम अपनी एरर को कम करना चाहते हैं सैंपल लेने में, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर सैंपल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, या रैंडमाइजेशन भी आंसर हो सकता है, बट मुझे जो इसका ज्यादा सही आंसर लग रहा है कि सैंपल साइज को अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पर जो सैंपलिंग एरर है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है? तो फैमिली एक कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए फैमिली में 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है 3.1 नहीं हो सकता है, लाइक
तो फैमिली यहाँ पर एक, या फिर इसको आप स्केल की तरह से देख सकते हैं कि इस फैमिली को हम नॉमिनल स्केल पे मेजरमेंट कर सकते हैं, बाकी को हम रेशियो स्केल पे या इंटरवल स्केल पे कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इज रिसर्च इज टू। तो वैज्ञानिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड इसका जो आंसर होगा कि हम इम्प्रूव करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशंस में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पॉसिबल सॉल्यूशन इज रिटन इन द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। तो इस तरह की हाइपोथेसिस को हम क्या बोलेंगे? एक संभावित समाधान अपेक्षित दिशा में लिखा जाता है, इसी परिकल्पना को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर डायरेक्ट हाइपोथेसिस, इसको हम एक दिशात्मक परिकल्पना या डायरेक्ट हाइपोथेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चन आयर। तो एक क्वेश्चन आयर को डिजाइन करने के लिए किन किन कदमों की बहुत आवश्यकता होती है? सो प्राइमरी सेकेंडरी एम टू स्टडी, रिव्यू द करेंट लिटरेचर, प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन आयर, रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इन सब की हमको आवश्यकता होती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। So thanks guys for watching and subscribe our channel and suggest the how like this session. Please make your comment और जल्दी से हम उसको हिंदी ऑप्शन भी करने वाले हैं। और आपने आज समझा होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन में बेसिकली काफ़ी डिफरेंस है, तो दोनों को सेपरेट करके जरूर स्टडी करिएगा। और थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।